हेलो एवरीवन। मैं मंजूषा राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से आपका होम साइंस विद मंजूषा राय चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक संचार है। संचार या कम्युनिकेशन हमारे जीवन में, हमारे समाज में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचार से जुड़े हुए क्वेश्चन हमारी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो होम साइंस से संबंधित हैं, टीजीटी, पीजीटी या होम साइंस से जो यूजीसी नेट की परीक्षाएं हैं, जितनी भी परीक्षाएं हैं इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं और जो बड़े आसानी से हल किए जा सकते हैं अगर आप इस लेक्चर को सुनते हैं ध्यान से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। संचार क्या होता है, इनकी क्या विधियां होती हैं, ये किस बेस पे काम करता है। तो सबसे पहले संचार के बारे में। संचार एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पारस्परिकता के आधार पे भावनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। तो हम कह सकते हैं कि संचार ही एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो हमें सारी जितनी भी जीव जगत की योनियां हैं या जितने भी जीव जगत के प्राणी हैं उनसे अलग बनाती है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं, साथ ही साथ अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। इसी के माध्यम से मनुष्य परम बलशाली न होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा सशक्त है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक अद्भुत शक्ति है। किस चीज़ की? संचार की। तो संचार के माध्यम से हम व्यक्ति की जो उनके अंदर की भावना है या कोई भी ऐसी चीज उनको हम परस्पर आदान प्रदान करते हैं, जिसमें एक व्यक्ति कहता है, दूसरा व्यक्ति सुनता है और समझता है, उसके बदले में वो क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। और आज के समय में भौतिकवादी युग में हम कह सकते हैं तो संचार के इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे माध्यम आ गए हैं कि कोई भी चीज आती है और इस वैश्विक दौर में विश्व के एक कोने में कोई चीज घटती है और हमारे तक वो बड़ी आसानी से पहुंच जाती है, वो भी संचार के माध्यम से। तो संचार का हमारे जीवन में काफी बहुत बड़ा उपयोग है। सबसे पहले एक चीज है, संचार क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो संचार जो है एक दोहरा प्रवाह है जिसमें एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति सुनता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? टू वे कम्युनिकेशन या दोहरा प्रवाह। जो जिसमें एक सामान्यतया सूचना देने वाला होता है जो कहता है, संप्रेषक होता है, और दूसरा सुनने वाला होता है, सूचना प्राप्त करने वाला होता है, रिसीवर। और जिस चीज का वो प्रदान करता है उसको हम क्या बोलते हैं? संदेश या मैसेज। तो एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति सुनता है, और इसके बदले में मतलब एक मस्तिष्क के जो विचार हैं वो दूसरे मस्तिष्क में आत्मसात किए जाते हैं। तो जो एरिस्टोटल का मॉडल है यही कहता है कि हम सबसे पहले उन्होंने ही अपने विचार दिए थे संचार के बारे में। तो उन्होंने कहा कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। वो सेंडर क्या देता है? मैसेज देता है। और रिसीवर किस माध्यम से सेंडर के बाद बात पहुंचाता है? फीडबैक के माध्यम से। फीडबैक क्या होता है कि हम कितना उस बात को ग्रहण कर पाए या उन चीजों को कितना हम समझ पाए। संचार प्रक्रिया क्या होती है? तो संचार की जो कह सकते हैं संचार प्रक्रिया जो है गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाती है, हल्की फुल्की। जब पेट में बच्चा होता है तभी से वो रिस्पॉन्स करना शुरू करता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल प्रारंभ हम कह सकते हैं जैसे ही बच्चा पैदा होता है प्रथम दृष्टया वो रोता है। रोने का मतलब होता है उसे भूख लगी है, उसे कोई समस्या है। तो इसका प्रारंभ जो है शिशु के जन्म से हो जाता है और अंत कब होता है? मनुष्य के जीवन के साथ ही। मतलब जब तक वो इस धरती पर अस्तित्व में है तब तक उन चीजों के साथ वो संचार क्रिया के साथ वो रहता है। और संचार का सबसे सशक्त चीज माध्यम क्या होता है? मैसेज। तो मैसेज को अगर हम स्पीड के माध्यम से समझें, स्पीड का मतलब क्या होता है? गति। तो अगर हम स्पीड का विच्छेद कर दें, स्पीड शब्द का विच्छेद कर दें तो एस मतलब क्या होता है? सिंपल। मैसेज कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। जो हमने संदेश जो हमें देना है रिसीवर के पास वो मैसेज कैसा हो? सिंपल हो, साधारण हो, वो आसानी से समझ पाने वाला हो, प्रैक्टिकल हो,
व्यवहारिक होना चाहिए। व्यवहारिक से तात्पर्य क्या है कि जिसको हम बताना चाह रहे हैं, जो बातें बताना चाह रहे हैं, उसके जीवन में वो आम बोलचाल की भाषा में हो, या वो उसको सीखने में या उसको करने में सहजता के साथ करे। इफेक्टिव होना चाहिए मैसेज। इफेक्टिव से मतलब क्या है, प्रभावशाली होना चाहिए मैसेज। ऐसा हो कि आपकी बातों को सुनने वाला समझे और उसको जो है अपने जिंदगी में लागू करे। तो मैसेज जो है इफेक्टिव होना चाहिए। साथ ही साथ इकोनॉमिकल होना चाहिए। जो आप सूचना दे रहे हैं रिसीवर को, वो ऐसा हो कि उसको फॉलो अप करने में उसका बहुत सारा बजट न जा रहा हो। इकोनॉमिकल होना चाहिए। साथ ही साथ डुप्लीकेबल होना चाहिए, दोहराया जाने वाला होना चाहिए। तो मैसेज कैसा होना चाहिए, स्पीडी मतलब सिंपल, प्रैक्टिकल, इफेक्टिव, इकोनॉमिकल एंड डुप्लीकेबल होना चाहिए, दोहराया जा सके। इसके साथ साथ जो लिगेंस मॉडल है संचार प्रक्रिया के लिए, इसमें उन्होंने क्या कहा कि एक संप्रेषक होता है, कम्युनिकेटर, और दूसरा रिसीवर, प्राप्तकर्ता होता है। तो सबसे पहले जो संचार क्रिया होती है वो कहाँ से निकलती है, जो शोर होता है, नॉइज होता है, उसमें कोई ना कोई चीजें बताई जाती हैं। अगर हम किसी भी शोर को ध्यान से सुनने की कोशिश करें तो उसमें कोई ना कोई संचार, कम्युनिकेशन छिपा हुआ है। तो एक कम्युनिकेटर होता है, एक रिसीवर होता है, एक संप्रेषक होता है और दूसरा प्राप्तकर्ता होता है। अब क्या होता है कि वो अपनी बातों को इनकोडिंग के माध्यम से कहाँ पे भेजता है, रिसीवर के पास। जब यहाँ इनकोडिंग होती हैं बातें और फिर यहाँ जाकर के डिकोडिंग होती हैं, उनको डिकोड किया जाता है किन माध्यम से वो बातों को फैला रहा है। तो बातों माध्यम होता है, माध्यम भी महत्वपूर्ण होता है, और माध्यम से ही हमारी चीजें क्या जाती हैं, जो मैसेज, कंटेक्स्ट और अफेक्ट, जो हमारी बातें हैं, किस विषय में हम बता रहे हैं और उसका प्रभाव क्या होगा। इन बातों को हम किन माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से, या फिर सूचना पत्र, या आपकी जो न्यूज़पेपर, या कोई भी ऐसा माध्यम है, उन सशक्त माध्यमों का हम यूज करके इनकोडिंग और डिकोडिंग के माध्यम के द्वारा हम किसके पास भेजते हैं, रिसीवर के पास भेजते हैं। फिर उसका फीडबैक कम्युनिकेटर के पास क्या आ रहा है और इसका प्रभाव उसकी जिंदगी में कितना पड़ रहा है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसको हम लिगेंस मॉडल बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आता है। तो अगर हम देखें क्लासरूम के माध्यम से समझें, तो जो टीचर है वो क्या हो गया, कम्युनिकेटर। जो स्टूडेंट है वो क्या हो गया, रिसीवर। अब इसमें माध्यम क्या है, तो माध्यम अगर हम कहें तो हवा है, और इस हवा के माध्यम से हम अपने मैसेज, कंटेक्स्ट और अफेक्ट, मतलब जो हमने बात पहुंचानी है, किस विषय में हमें बात पहुंचानी है, मैसेज देना है, और उसका प्रभाव क्या होगा, किसके ऊपर, रिसीवर या आम जनता के ऊपर। ये चीजों को देखते हुए जो स्टूडेंट है, अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझें, तो उनको हमने जो बताया उसके बदले में उनका रिस्पॉन्स हमारे पास कैसे आया, इसको हम बोलेंगे फीडबैक की प्रक्रिया। तो ये हो गई आपकी संचार प्रक्रिया के बारे में। तो अब संचार की विशेषताएं कैसी होनी चाहिए, तो संचार जो है, संचार ऐसा होना चाहिए जिसका सबसे प्रभावी माध्यम होता है मैसेज। संचार सबसे ज्यादा इफेक्टिवली तभी हो पाएगा जब उसका संदेश इफेक्टिव होगा। तो संदेश का पहले हमें संप्रेषण करना और विश्लेषण करना, कैसा हमें मैसेज भेजना है, पहले उसका विश्लेषण किया जाए, तब जाकर के संचार जो है उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। जो हम संचार बातों का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो उनके लिए, जो रिसीवर है या जो आम जनता है, उनके लिए वो कितना उद्देश्य पूर्ण है। जैसे अगर हम किसी कम्युनिटी की बात करें, ग्रामीण जनता की बात करें, तो अगर हमें उन्हें किसी चीज के बारे में जानकारी देनी है, सपोज कुपोषण के बारे में देनी है, या शिक्षा के बारे में देनी है, किसी चीज के बारे में ऐसी जानकारी हमें देनी है जो उद्देश्य पूर्ण होनी चाहिए। अगर हम उनको बहुत ज्यादा हवा हवाई या ऐसी बातें बताएं जो उनके जीवन में चरितार्थ नहीं होनी है, तो वो संचार हमारा व्यर्थ हो जाएगा। जैसे अगर हम हिंदी जानते हो और हम फ्रेंच में संचार करना है, तो वो संचार क्या है, आधा अधूरा है, हमारे लिए वेस्ट है। तो संचार हमेशा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, प्रभावी होने के साथ साथ सार्थक भी होना चाहिए। मान लीजिए हम हिंदी में ही संचार दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो जो रिसीवर है या आम जनता है,
उनके लिए वो कितना सार्थक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी भी गरीब कम्युनिटी में जा रहे हैं या जिनको भूखमरी की समस्या, हम उनको कुपोषण के बारे में बताएं, वो अपना पेट कैसे भरें, उनके रोजी रोजगार के बारे में बताएं, तो ये चीजें जो है, वो संदेश तो जो है प्रभावी होगा ही, साथ ही साथ उनके लिए सार्थक होगा। तो दो व्यक्तियों में सार्थकता का निर्माण ही संप्रेषण होता है। ये काफी महत्वपूर्ण चीज, दो व्यक्तियों में सार्थकता। सार्थकता से तात्पर्य क्या है कि हमने जो कहा आपने वो फॉलो अप कर लिया, यही सार्थकता होता है मैसेज का। जो प्रभावी संचार होता है, इसकी सार्थकता इसी में है कि जो संप्रेषक द्वारा बात कही जाए, प्राप्तकर्ता द्वारा उस बात को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया जाए। तो इसके लिए जरूरी होता है कि संप्रेषक जो बात बता रहा है, इसको पहले वो अपने सूचना को और उसके तथ्य को आत्मसात कर ले, वो अपने जिंदगी में उतार के देखे कि ये सूचना और जो तथ्य है, ये कितना इफेक्टिव होगा और कितना प्रभावशाली होगा। तभी जाकर के हम उस मैसेज को जब हम आम जनता के बीच में ले आएंगे तो वो सारी चीजें चरितार्थ होंगी। जैसे साइंस में कहा जाता है लैब टेस्टिंग, तो जब हम फील्ड में उतरते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि जो कम्युनिकेटर है या जो संप्रेषक है, वो अपने लाइफ में उन चीजों को उतार करके देखे कि ये हमारे लिए कितनी इफेक्टिव है, या ये हम इन चीजों को लागू कर पा रहे हैं कि नहीं, इन चीजों को एक्चुअल में हम कितना प्रभावशाली ढंग से आत्मसात कर पा रहे हैं। इसी संबंध में लॉसवेल का मॉडल है एक। लॉसवेल ने कहा कि सबसे पहले इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, उन्होंने क्वेश्चन मार्क के जरिए इसको बताया कि हु, व्हाट, चैनल, टू हुम एंड विथ व्हाट इफेक्ट। हु मीन्स क्या हो गया, जो सेंडर है, कौन कह रहा है ये बात, तो ये काफी महत्वपूर्ण। और वो क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है मीन्स मैसेज, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। किस माध्यम से वो कहेगा, माध्यम भी, फिर वो किसको कहेगा, रिसीवर कौन है, और उसका फीडबैक क्या हुआ। फीडबैक किसको पता चलेगा, अल्टीमेटली संप्रेषक को। तब जाकर के फिर वो क्या करेगा, अगली जो सूचना या अगला संचार होगा उसमें उसी हिसाब से वो अकॉर्डिंगली चेंज करेगा या मॉडिफिकेशन कर पाएगा। संचार के प्रकार क्या होते हैं या संचार की विधि क्या होती है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है ये दो तरीके की होती है। एक असंस्थागत, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व नहीं है। जैसे हम आस पड़ोस से या दुकानदार से या किसी से भी इनफॉर्मल मीटिंग हुई, उसके जरिए हम कोई सूचना पा रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, असंस्थागत संचार विधि। दूसरी हो गई संस्थागत या संचार विधि, संस्थागत या इंस्टीट्यूशनल विधि। तो इसके तहत क्या है, जितनी भी मीडिया हो गई आपकी, समाचार पत्र, बुलेटिन, इंटरनेट, टेलीविजन, मैगजीन, न्यूज़पेपर, रेडियो, जितने भी आपके ये इंस्टीट्यूशनल कह सकते हैं, प्रेस हो गए, वो चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सारी चीजें क्या है, ये भी संचार विधि के एक सशक्त माध्यम है। इसके अलावा आजकल एक और भी संचार की विधियां चलती हैं जो 3 प्रकार की हैं, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। इनमें क्या होता है, सिंप्लेक्स को अगर हम समझें तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये सिंपल साधारण विधि है, जिसमें एक सेंड, जब हम मैसेज को सेंड करते हैं तो ये रिसीवर तक पहुंचती है। जैसे हमने लेटर लिखा, तार भेज दिया, इसमें आप देखेंगे तो ये वन वे कम्युनिकेशन की तरफ हुआ कि जो सेंडर ले लिख दिया वो रिसीवर प्राप्त कर लिया, इधर से इधर का रिस्पांस उसको नहीं मिल रहा है। तो ये कौन सी विधि हो गई, सिंप्लेक्स। दूसरी है फुल डिप्लेक्स। फुल डिप्लेक्स का मतलब क्या है कि जो सेंडर ने कहा वो रिसीवर ने सुना, और तत्काल उसी के साथ ही साथ स्पॉन्टेनियसली सेंडर ने जो रिस्पॉन्स किया वो तुरंत संप्रेषक ने सुना। तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, फुल डिप्लेक्स। फुल डिप्लेक्स क्या हो गया, जैसे आपकी टेलीफोन वार्ता, मोबाइल वार्ता, ऐसी सारी चीजें जिसमें हम तुरंत तुरंत एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं। और तीसरी विधि एक होती है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स से मतलब क्या है, इसका नाम ही पता चल रहा है, हाफ, आधा। आधा मीन्स क्या है कि एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा, एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा और दूसरा सुनेगा। जब दूसरा बोलेगा तो पहला चुप रहेगा और वो सुनेगा। तो ये जैसे अगर इसका उदाहरण अगर हम देखें तो वाकी टॉकी। वाकी टॉकी जो
जो पुलिस वगैरह वाले यूज करते हैं, जिसमें एक व्यक्ति बोलता है, पहले उसकी बातें खत्म हो जाती हैं, लास्टली फिर वो दूसरा व्यक्ति कम्युनिकेट करता है, उसके बाद से हमसे उसका रिस्पांस होता है। तो ये भी एक संचार का प्रोसेस है, जिसमें सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स। इसके अलावा आज के चैप्टर में हमने सीखा कि कैसे संचार के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से, लोगों से कम्युनिकेट होते हैं, कैसे हम अपनी बातों को बताते हैं, और कैसे एक सशक्त माध्यम से हम एक सशक्त समाज की कल्पना कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम चाहें तो अपना अटेंशन या ऐसी सारी चीजों को हम उसमें कर सकते हैं। तो आज का अगर हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ अपने कमेंट और क्वेरी कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें और आपकी क्वेरी को भी, आपके डाउट को भी क्लियर कर सकें। अगले चैप्टर में अगले चैप्टर के साथ फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू।